और आज की दूसरी कहानी पंजाब के अमृतसर की है। सुरेंद्र सिंह अच्छा ट्रैक्टर मैकेनिक था। अमृतसर के बस अड्डे के पास उसकी अपनी वर्कशॉप थी। काम भी ठीक चलता था और कमाई भी सही थी। वर्कशॉप से इतना कमा लेता था कि परिवार आराम से चल रहा था। लेकिन सुरेंद्र इससे खुश नहीं था। उसके दिमाग में हमेशा ज्यादा पैसे कमाने की बातें चलती रहती थीं। वह चालाक और खुराफाती सोच वाला इंसान था। उसका सपना था कि जल्दी से जल्दी ढेर सारी दौलत जमा कर ले और अमीर बन जाए। उसे पता था कि वर्कशॉप की कमाई से वह कभी बहुत अमीर नहीं बन पाएगा। जो पैसा आता था वही घर खर्च में निकल जाता था। इसी वजह से उसके दिमाग में शॉर्टकट रास्तों की तलाश शुरू हो गई थी। अमीर बनने के लिए वह कुछ भी करने को तैयार था। सुरेंद्र सिंह के 3 बेटे थे। बड़ा बेटा सुखचैन सिंह शादीशुदा था और वही घर पर उसके साथ रहता था। बाकी 2 बेटे मुख्तियार सिंह और सुखवंत सिंह विदेश में रहते थे। वे समय समय पर परिवार से मिलने भारत आते रहते थे। जब भी मुख्तियार और सुखवंत घर आते वहां के तरह तरह के किस्से सुनाते। विदेश की जिंदगी, पैसे और लोगों की चालाकियों की बातें करते रहते। अमीर बनने का सपना देखने वाला सुरेंद्र सिंह ये सब बड़े ध्यान से सुनता था। एक बार बातचीत के दौरान दोनों ने बताया कि अमेरिका और इंग्लैंड में कुछ शातिर लोग खुद को मरा हुआ दिखा देते हैं, फिर बीमा कंपनियों से मोटी रकम वसूल लेते हैं और पूरी जिंदगी आराम से ऐश करते हैं। यही बातें सुनकर सुरेंद्र सिंह के दिमाग में अजीब अजीब योजनाएं बनने लगी। बेटों ने तो ये किस्सा बस मजे मजे में सुनाया था, लेकिन उनकी बात सुरेंद्र सिंह के शैतानी दिमाग में घर कर गई। वह सोचने लगा कि जब अमेरिका और इंग्लैंड में लोग बीमा कंपनियों को चूना लगा सकते हैं तो भारत में ऐसा क्यों नहीं हो सकता। उसे लगने लगा कि बीमा कंपनियां ही उसके अमीर बनने का रास्ता बन सकती हैं। इसके बाद सुरेंद्र सिंह का दिमाग पूरी तरह इसी तरफ लग गया। वह बीमा कंपनियों से पैसा ऐंठने की योजना बनाने लगा। थोड़े ही समय में उसने पूरा प्लान तैयार कर लिया और उस पर काम भी शुरू कर दिया। उसकी इस योजना में परिवार के लोगों का साथ होना बहुत जरूरी था। सुरेंद्र सिंह ने घर वालों को तो सब कुछ बताया ही, साथ ही विदेश में रहने वाले दोनों बेटों को भी पूरा प्लान समझा दिया। उसका इरादा लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए हड़पने का था, ताकि बीमा कंपनियों को उस पर शक न हो। उसने अपने बहुत करीबी आदमी साहब सिंह को भी इस खेल में शामिल कर लिया। साहब सिंह इस योजना में शामिल होना नहीं चाहता था, लेकिन हालात ऐसे थे कि वह मना भी नहीं कर पाया। उसकी 2 बेटियां थीं और घर की माली हालत ठीक नहीं थी। पैसों की बहुत तंगी थी। इसी मजबूरी में वह सुरेंद्र सिंह की बातों में आ गया। सुरेंद्र सिंह ने उसे भरोसा दिलाया था कि अगर योजना कामयाब हो गई तो बीमा कंपनियों से मिलने वाले पैसों में से उसे भी बड़ा हिस्सा मिलेगा। यही लालच और मजबूरी साहब सिंह को इस दलदल में खींच लाई। परिवार और साहब सिंह को साथ लेने के बाद सुरेंद्र सिंह ने अलग अलग बीमा कंपनियों में अपनी और साहब सिंह की बीमा पॉलिसियां करवा ली। उसके दिमाग में सब कुछ साफ था। उसे ऐसे 2 आदमी चाहिए थे जिनकी मौत दिखाकर बीमा कंपनियों से करोड़ों रुपए निकाले जा सकें। जब उसने यह बात साहब सिंह को समझाई तो वह अंदर से डर गया। उसे समझ आ गया कि इस खेल में 2 बेगुनाहों की जान जानी तय है। लेकिन सुरेंद्र सिंह पहले ही फैसला कर चुका था। उसके लिए पैसा सबसे ऊपर था। कुछ दूर आगे चलकर सुरेंद्र सिंह ने अमृतसर की सब्जी मंडी के पास कार रोक दी। सुबह का वक्त था। दिहाड़ी मजदूर काम की तलाश में सड़क किनारे खड़े थे। जैसे ही सुरेंद्र सिंह कार से उतरा और मजदूरों की तरफ बढ़ा, कुछ मजदूर उसके पास आ गए। यहीं से उसकी खौफनाक योजना ने असली शक्ल लेना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में सुरेंद्र सिंह 2 मजदूरों को साथ लेकर लौट आया। काम मिलने की वजह से दोनों मजदूर खुश थे। उन्होंने कार में बैठाकर वह सीधे अपनी वर्कशॉप पर ले आया। काम तो बस बहाना था, असल मकसद उन्हें शाम तक वहीं रोके रखना था। इसीलिए वह उनसे इधर उधर के छोटे मोटे काम कराता रहा। शाम होने लगी तो मजदूर जाने की तैयारी करने लगे। तभी सुरेंद्र सिंह ने शराब की बोतल निकाल ली। साहब सिंह भी वहीं मौजूद था। शराब देखते ही मजदूरों के मन में लालच आ गया। सुरेंद्र सिंह यह बात भांप चुका था। उसने उन्हें भी साथ बैठाकर शराब पिलानी शुरू कर दी। दोनों मजदूर सुरेंद्र सिंह की मंशा से बिल्कुल अनजान थे। वे पीते गए और नशा बढ़ता गया। सुरेंद्र सिंह चाहता था कि वे पूरी तरह नशे में डूब जाएं। जब पहली बोतल खत्म हो गई तो उसने बिना देर किए दूसरी बोतल मंगवा ली। उसे पता था कि यही शराब उसके काम को आसान बनाने वाली है। मजदूर शराब पीते रहे और सुरेंद्र सिंह उन्हें पिलाता रहा।
थोड़ी ही देर में दोनों मजदूरों की हालत ऐसी हो गई कि उन्हें खुद का होश नहीं रहा। वे ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। जब सुरेंद्र सिंह ने देख लिया कि अब वे किसी तरह का विरोध नहीं कर सकते, तो उसने साहब सिंह के साथ मिलकर दोनों का गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या के बाद सुरेंद्र सिंह ने घर वालों को इसकी खबर दी। उनको साफ साफ समझा दिया कि अब आगे क्या करना है और किसे क्या भूमिका निभानी है। सब कुछ पहले से तय योजना के मुताबिक हो रहा था। आधी रात के बाद सुरेंद्र सिंह और साहब सिंह ने दोनों मजदूरों की लाशें कार में डाली और जालंधर की तरफ जाने वाले हाईवे पर निकल पड़े। वे ज्यादा दूर जाना नहीं चाहते थे क्योंकि रास्ते में पुलिस चेकिंग का डर था। करीब 8 से 10 किलोमीटर चलने के बाद कस्बा मानावाला के पास एक सुनसान जगह देखकर सुरेंद्र ने कार रोक दी। उस वक्त हल्की हल्की बारिश हो रही थी और चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। सुरेंद्र सिंह और साहब सिंह ने अपने शरीर से कुछ कपड़े उतारकर मजदूरों को पहनवा दिए ताकि पहचान हो कि ये लाशें उनके नहीं बल्कि उन बेगुनाहों की हैं। इसके बाद कार की डिक्की से मिट्टी के तेल का डिब्बा निकालकर उन्होंने कार के अंदर और बाहर डाल दिया और आग लगा दी। कार और दोनों मजदूर धू धू कर जलने लगे। हल्की बारिश हो रही थी। 22 जनवरी की सुबह कुछ लोग मानावाला कस्बे के पास सड़क किनारे जली हुई कार देखकर पुलिस को खबर दे दी। पुलिस जब वहां पहुंची तो देखा कि कार लगभग पूरी तरह जल चुकी थी। ध्यान से देखने पर पता चला कि कार के साथ 2 आदमी भी जलकर खाक हो गए थे। वाकई बड़ा ही खौफनाक मंजर था। कार पूरी तरह जल गई थी, लेकिन नंबर प्लेट कुछ हद तक बच गई थी। पुलिस ने उसी नंबर से कार के मालिक का पता लगा लिया। पता चला कि यह कार सुरेंद्र सिंह की थी, जो बसअड्डे के पास ट्रैक्टर का वर्कशॉप चलाता था। पुलिस ने तुरंत इस बात की जानकारी सुरेंद्र सिंह के घर वालों को दी। इसके बाद पहले से तय स्क्रिप्ट के मुताबिक नाटक शुरू हो गया। जली हुई कार और उसके साथ जले लोगों की पहचान कराने के लिए सुरेंद्र सिंह का भाई अवतार सिंह अपने भांजे रंजीत सिंह के साथ घटनास्थल पर पहुंचा। जली कार और लाशें देखकर दोनों फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने लाशों की पहचान सुरेंद्र सिंह और उसके साथी साहब सिंह के रूप में कर दी। इसके बाद अवतार सिंह ने पुलिस को बताया कि सुरेंद्र सिंह पिछले कुछ दिनों से बीमार था। उसने स्थानीय डॉक्टरों से कई बार इलाज कराया, लेकिन डॉक्टर उसकी बीमारी को समझ नहीं पाए। इसलिए 22 जनवरी की सुबह करीब 4 बजे अपने दोस्त साहब सिंह के साथ वह चंडीगढ़ स्थित पीजीआई में इलाज के लिए घर से निकला था। अवतार सिंह ने पुलिस को यह भी बताया कि सुरेंद्र सिंह ने जो नई कार खरीदी थी उसमें ईंधन रिस रहा था। कई बार उसने डीलर से शिकायत भी की थी। इसका मकसद यही था कि पुलिस इस हादसे को तकनीकी खराबी के कारण हुई घटना समझे। कार से मिली लाशों की हालत इतनी बुरी थी कि उन्हें पहचान पाना मुश्किल था। इस वजह से पुलिस ने अवतार और रंजीत की बात मान ली। उन्होंने तकनीकी खराबी के कारण कार में आग लगने और सुरेंद्र सिंह व साहब सिंह के जलकर मरने को हादसा मानते हुए रिपोर्ट तैयार कर दी और फाइल बंद कर दी। दूसरी तरफ सुरेंद्र सिंह और साहब सिंह के घर वालों ने सबके सामने ऐसा नाटक किया जैसे दोनों सचमुच मर गए हैं। उनके मरने के बाद की सारी रस्में पूरी की गईं। उनकी आत्मा की शांति के लिए अखंड पाठ करवाकर भोग भी लगाया गया। सब कुछ होने के बाद दोनों की मौत को लेकर किसी के मन में किसी तरह का शक नहीं रह गया। दूसरी तरफ सुरेंद्र सिंह और साहब सिंह अपने हुलिये बदलकर अलग अलग जगह छिपकर रह रहे थे। सुरेंद्र सिंह लगातार घर वालों से संपर्क में था। उसने बस यही चाहत थी कि जल्दी से जल्दी बीमा की रकम घर वालों तक पहुंच जाए और उसके बाद वह हमेशा के लिए अमृतसर छोड़कर किसी दूसरे शहर में बस जाए। बीमा की रकम लगभग 2 करोड़ रुपए थी। 2 हत्याएं करने के बाद भी सुरेंद्र सिंह पूरी तरह निश्चित था कि अब उसकी चिंता केवल बीमा कंपनियों से मिलने वाले पैसों की है। उसका दुस्साहस ही था कि वह जिस शहर अमृतसर के लोगों की नजरों में मर चुका था, उसी शहर के शराब खानों में बैठकर शराब पीता था। बदले हुलिये की वजह से उसे पूरा यकीन था कि कोई उसे पहचान नहीं पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं था। कुछ लोगों ने सुरेंद्र सिंह को उसके बदले हुलिये के बावजूद पहचान लिया था। उन्हें पता था कि सुरेंद्र सिंह और साहब सिंह की कार में जलकर मौत हुई थी। जब उन्होंने दोनों को जिंदा देखा तो उनकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। धीरे धीरे शहर में यह अफवाह फैल गई कि दोनों सचमुच मर नहीं गए। वहीं दूसरी तरफ सुरेंद्र सिंह छिपकर अपने घर वालों के जरिए बीमा कंपनियों से पैसे ऐंठने की कागजी कार्रवाई में लगा हुआ था। साहब सिंह के प्रति सुरेंद्र सिंह की मंशा भी साफ नहीं थी। उसने जो बीमा करवाया था उस पैसे को वह पूरी तरह हड़पना चाहता था। साहब सिंह के नाम पर 40 लाख की पॉलिसी थी।
नियम के हिसाब से साहब सिंह की मौत के बाद यह रकम उसकी पत्नी सुनंदा को मिलनी चाहिए थी, लेकिन सुनंदा को इस पूरे खेल की कोई जानकारी नहीं थी। यही वजह थी कि साहब सिंह की 40 लाख की पॉलिसी का पैसा पाने के लिए सुरेंद्र सिंह के घर वालों ने किसी औरत को सुनंदा बनाकर बीमा कंपनी के सामने खड़ा कर दिया। लेकिन यही चालाकी बाद में उनके लिए बहुत नुकसान वाली साबित हुई। 40 लाख कोई छोटी रकम नहीं थी, इसलिए बीमा कंपनी पहले पूरी तरह जांच करना चाहती थी। इसके लिए मुंबई से उनकी टीम अमृतसर आई। जब ये लोग साहब सिंह के घर पहुंचे और सुनंदा से बात की तो पता चला कि उसे इस पॉलिसी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। सुनंदा ने साफ साफ कहा कि उसे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। यह देखकर बीमा कंपनी के अधिकारी समझ गए कि कोई उन्हें ठगने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद उन्होंने सीधे पुलिस को सूचित करने का फैसला कर लिया। दूसरी तरफ अब तक सुरेंद्र सिंह और साहब सिंह के जिंदा होने की खबरें खूब फैल चुकी थीं। किसी ने यह जानकारी पंजाब ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष अजीत सिंह बैंस को दी। अजीत सिंह बैंस, जो पहले पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस रह चुके थे, को यह पूरा मामला बहुत रहस्यमय लगा। उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन के मुख्य जांच अधिकारी सरबजीत सिंह को सच्चाई पता लगाने को कहा। सरबजीत सिंह कई लोगों से मिले और सुरेंद्र सिंह के घर वालों की गतिविधियों पर भी नजर रखने लगे। जल्दी ही उन्हें साफ हो गया कि सुरेंद्र सिंह और साहब सिंह मरे नहीं बल्कि जिंदा हैं। जब उन्होंने यह बात अजीत सिंह बैंस को बताई तो मामला और गंभीर हो गया, क्योंकि अब सवाल यह था कि अगर सुरेंद्र और साहब जिंदा हैं तो कार में जलकर मरने वाले 2 लोग कौन थे। अब यह मामला पुलिस के पास पहुंचाना जरूरी हो गया। कार तो मानावाला कस्बे के पास चली थी, जो अमृतसर देहात इलाके में आता है। अजीत सिंह बैंस ने पूरे मामले की जानकारी अमृतसर के एसएसपी गुरप्रीत सिंह गिल को दी। उन्हें यह मामला सनसनीखेज और बहुत गंभीर लगा। उन्होंने तुरंत इसकी जांच की जिम्मेदारी एसपी राजेश्वर सिंह को दे दी। एसपी राजेश्वर सिंह ने जांच की जिम्मेदारी इंस्पेक्टर रचपाल सिंह को सौंप दी। जांच शुरू होते ही साजिश की परतें एक एक करके खुलने लगी। उन्हें जल्दी ही पता चल गया कि इस खौफनाक खेल में कई लोग शामिल थे, लेकिन पुलिस का पहला लक्ष्य साजिश के मुख्य सूत्रधार सुरेंद्र सिंह और साहब सिंह को पकड़ना था, जो मरने के बावजूद जिंदा घूम रहे थे। इंस्पेक्टर रचपाल सिंह ने दोनों की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह छापे मारना शुरू कर दिए। सुरेंद्र सिंह को पुलिस की कार्रवाई की भनक लग गई और वह पुलिस के आने से पहले ही गायब हो गया। लेकिन साहब सिंह पुलिस के हाथ लग गया। उसने गग्गोबुआ गांव में उसके भांजे रंजीत सिंह के घर से पकड़ा गया। साहब सिंह को थाने लेकर सख्ती से पूछताछ की गई। धीरे धीरे उसने उस रोंगटे खड़े कर देने वाली खौफनाक साजिश का पूरा खुलासा कर दिया। इसके बाद पुलिस ने भादमवी की धाराओं 302, 364, 420, 436, 115, 120 बी और 201 के तहत मामला दर्ज किया और सुरेंद्र सिंह, साहब सिंह के अलावा अन्य लोगों को भी नामजद किया। नामजद लोगों में सुरेंद्र सिंह की पत्नी जसबीर कौर, तीनों बेटे मुख्तियार सिंह, सुखचैन सिंह और सुखवंत सिंह, बहू सरबजीत कौर, भाई अवतार सिंह, भांजा रंजीत सिंह और सुरेंद्र सिंह का साला भी शामिल था। सुरेंद्र सिंह की पत्नी जसबीर कौर, बेटे सुखचैन सिंह और बहू सरबजीत कौर को पुलिस ने 16 मार्च को ही गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद पुलिस ने सुरेंद्र सिंह और साहब सिंह को पनाह देने वाले निशान सिंह को भी पकड़ लिया। नामजद लोगों में से 7 लोग अब तक गिरफ्तार हो चुके थे, लेकिन मुख्य आरोपी सुरेंद्र सिंह अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर था। साजिश में शामिल उसके 2 बेटे मुख्तियार सिंह और सुखवंत सिंह उस समय ऑस्ट्रेलिया में थे। पुलिस ने उन्हें भारत लाने की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी थी। पुलिस को उम्मीद थी कि एक न एक दिन सभी आरोपी पकड़े जाएंगे, लेकिन पकड़े जाने के बाद भी उन दोनों बेगुनाहों के बारे में पता नहीं चल पाएगा कि वे कौन थे और कहां से आए थे, जो बेवजह मारे गए। वहीं उनके घर वाले शायद आज भी उनकी वापसी का इंतजार कर रहे होंगे। यह पूरा मामला न केवल एक खौफनाक साजिश का उदाहरण बन गया, बल्कि यह याद दिलाता है कि लालच और दुस्साहस किस हद तक इंसान को अंधा कर सकते हैं। सुरेंद्र सिंह और साहब सिंह के कई परिवार वाले उनके अपराध में शामिल हो गए और उनके कदमों का नतीजा बेगुनाहों की मौत और कानून के शिकंजे में फंसना बना। आखिरकार पुलिस ने पूरे मामले की जांच पूरी कर ली। साहब सिंह ने सारी साजिश का खुलासा कर दिया। कोर्ट ने इस खौफनाक खेल को बहुत गंभीर माना। 13 अक्टूबर 2016 को अदालत ने 6 लोगों को आजीवन जेल की सजा सुनाई। इनमें थे साहब सिंह, सुरेंद्र सिंह की पत्नी जसबीर कौर, बेटे सुखचैन सिंह,
बहू सरबजीत कौर, भाई अवतार सिंह और निशान सिंह, ये लोग हत्या और बीमा कंपनी से ठगी की साजिश में दोषी पाए गए। मुकदमे के दौरान एक आरोपी की मौत हो गई थी और मुख्य साजिशकर्ता सुरेंद्र सिंह और उसके 2 बेटे उस समय पकड़ में नहीं आए थे। पुलिस अब भी उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रही है। इस केस से यह साफ हो गया कि लालच और दुस्साहस इंसान को कहां तक ले जा सकता है। 2 मासूमों की जान चली गई, कई लोग जेल गए और अपराध का अंजाम हमेशा ही विनाश और सजा की तरफ जाता है। यह कहानी बताती है कि अपराध चाहे कितना भी चालाकी से किया जाए, उसका असर हमेशा गहरा और दर्दनाक होता है। और इसी के साथ अमृतसर की यह खौफनाक घटना इतिहास में दर्ज हो गई, एक चेतावनी बनकर कि लालच और अपराध का अंत हमेशा विनाश की तरफ जाता है। हमारा उद्देश्य यह है कि लोग इन घटनाओं से सीखें और गलत रास्तों पर चलने से बचें। यह कहानी एक अहम चेतावनी है जो हमें बताती है कि जीवन में सही फैसले लेना कितना जरूरी है। हमें मिलकर एक बेहतर समाज बनाने की कोशिश करनी चाहिए जहां प्यार और ईमानदारी की अहमियत हो। ऐसी सच्ची घटनाओं और उनसे मिले संदेशों के साथ मैं फिर लौट कर आऊंगा। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और याद रखें कि हर कदम सोच समझकर उठाएं।